डॉक्टर तारचंद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल, और रेडियो सिटी के इस इंटरव्यू में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, इसके अवेयरनेस के बारे में। बिफोर दैट, मैं चाहूंगा एक बार आप अपने अंदाज में, जो ये हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको अपना परिचय दें प्लीज। हाँ, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। मैं डॉक्टर ताराचंद गुप्ता हूँ। मैं कैंसर फिजिशियन भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में इस समय काम करता हूँ, जयपुर में। इससे पहले मैंने जो है डीएम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से किया था, और मेरे को वाह। टोटल करीब 9 से 10 साल करीब इस ऑन्कोलॉजी में काम करते हुए हो गए। इस ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने दिल्ली में धर्मशिला हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, उसके बाद टाटा मुंबई, एंड अगेन आफ्टर डीएम इन टाटा मुंबई I did a 1 year job also in Tata Mumbai. Then now I am in Bhagwan Mahavir Cancer Hospital, Jaipur, as a consultant cancer physician. So I am DM Medical Oncology. Before that, I did my MBBS from the SMS Medical College, Jaipur, and MD from the वाह SN Medical College, Jaipur. जी, थैंक यू सो मच सर। आपके जिस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है इस कैंसर वाली बीमारी से लड़ने के लिए, आई एम श्योर ये जो आज का हमारा इंटरव्यू सेशन होने वाला है उससे काफी कुछ लोगों को फायदा मिलेगा, जानने को मिलेगा। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। पहले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। रेडियो सिटी से मेरा नाम रोहित है, आरजे रोहित। पहला सवाल है सर, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? आप जनरल भाषा में। सर, ब्रेस्ट कैंसर या किसी भी कैंसर के लिए सिर्फ एक ही बात है कि कैंसर बॉडी का वो पार्ट है जो अनकंट्रोल हो गया है, ब्रेन से अनकंट्रोल हो गया है, बॉडी से वो अलग अपना ऑटोनोमस हो चुका है, और वो अपने जी हिसाब से अपनी स्पीड से ग्रोथ करता है, जिसका बॉडी के जिसके ऊपर बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए वो साथ में रहते हुए बॉडी को हार्म करता है। तो इसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, यूजुअली क्या होता है कि ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर जो ब्रेस्ट होते हैं, फीमेल और मेल ब्रेस्ट दोनों ही, उनमें क्या होता है, उस टिश्यू के अंदर कुछ सेल्स ऑटोनोमस हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं कैंसरस हो गई हैं वो सेल्स, और वो अपने जी आप ग्रोथ करने लगती हैं अपने उसी ब्रेस्ट में और नियर बाई एरिया में। जी। करंट स्टैटिक्स की बात करें कि इंडिया में और इस वक्त ये कितना फैला हुआ है, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। सर, ब्रेस्ट कैंसर आप ये मान के चलिए कि इस समय इंडिया में वुमेन में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर है। करीब 26% ऑफ ऑल कैंसर्स इन वुमेन आर ब्रेस्ट कैंसर्स, यू कैन सी। ओहो। और आप देखेंगे तो 2018 का ग्लोबोकन का एक डेटा है, उसके अकॉर्डिंग करीब मोर देन 1.5 lakhs न्यू केसेज वर डिटेक्टेड इन 1 year, and around माय 85,000, more than 85,000 deaths were occurred in 2018 because of the breast cancer only. So this is not कि है ना, ये डेटा की 85,000 डेथ, मतलब इट इज नॉट जस्ट लाइक कि 1.5 लाख कैंसर डिटेक्ट हुए और 85 एक्सपायर हो गए, ऐसा नहीं है। उन 1.5 में से नहीं, दैट इज टोटल। जो मैं बर्डन बताने का कोशिश कर रहा हूँ, वो जो चाहे पुराने केस थे चाहे न्यू केस थे, उनको मिला करके। सो जी अभी जो कैंसर का स्पीड है उसके हिसाब से ये मान के चल रहे हैं कि हर 28 में से एक औरत को लाइफ टाइम में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। जी। डॉक्टर ताराचंद, हमें ये भी बताएं कि कॉमनली क्या क्या कॉजेज रहते हैं, क्या कारण रहते हैं, और रिस्क फैक्टर क्या होते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के? ब्रेस्ट कैंसर के पीछे देखिए, कुछ तो नॉन मॉडिफाइबल होते हैं जिनको आप जी मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि एज। आपकी एज क्योंकि जैसे जैसे 50 क्रॉस करते हैं, तो ये एक ब्रेस्ट कैंसर एक कॉमन एंटिटी हो जाता है। जी दूसरा जो आप कहेंगे कि फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि उस पर आदमी का कोई कंट्रोल नहीं है, कि अगर फैमिली में पहले मदर को, फादर को, या दादी को, नानी को, मौसी को, जो मतलब फर्स्ट और सेकंड डिग्री रिलेटिव है, उनमें से अगर किसी को ब्रेस्ट या ब्रेस्ट रिलेटेड कैंसर हुए हैं, ओवरी, प्रोस्टेट, पैनक्रियास, तो उनमें एक थोड़ा सा रिस्क होता है, वो एक अलग चीज है। और उसके अलावा जो एक रिस्क है वो है कि मॉडर्नाइजेशन, सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन इन फीमेल्स, दैट इज नॉट द मॉडर्नाइजेशन, सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन, कि जैसे कि स्मोकिंग का इंक्रीज होना फीमेल्स में, अल्कोहल की प्रवृत्ति का बढ़ना, और ओबेसिटी, लेस एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, एंड उसके अलावा प्रेगनेंसी, जो लेट प्रेगनेंसी प्लान करना। सो दिस आर द फैक्टर्स विच आर। और दूसरी चीज, जो एक और चीज देखी गई है आजकल बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन, कि इन मेजर सिटीज कुछ वुमेन जो हैं ब्रेस्ट फीड भी अवॉइड करती हैं अपने इन्फेंट को, अपने बेबी को। सो दैट इज आल्सो हैजार्डस, एंड इट इज ए कॉमन कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आल्सो।
उसके जी। अलावा किसी भी वजह से अगर रेडियोथेरेपी का एक्सपोजर हुआ है, कोई भी जैसे कि लिम्फोमा वगैरह का अर्लियर टाइम में, तो वो भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर होता अर्ली स्टेज में डॉक्टर साहब, अगर ये जानना हो कि किसी इंसान को ब्रेस्ट कैंसर हुआ या नहीं हुआ, तो कैसे कैसे सिम्टम्स नजर आते हैं, किस तरह आप पता लगाते हैं? है। देखिए, सिम्टम के लिए ये यूजुअली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, वो आते हैं कि बड़ा बड़ा लंप लेकर के, ब्रेस्ट में बड़ा बड़ा गांठ लेकर के। यूजुअली नहीं तो हम्म, जो अवेयर फीमेल्स होती हैं, जैसे कि मैंने कल ही एक पेशेंट को डिटेक्ट किया, शी वाज हैविंग हार्डली 1.5 सेंटीमीटर लंप एंड शी केम टू मी। तो वो ओनली स्टेज 1 का कैंसर है, शी विल बी क्योर्ड। लेकिन मैंने देखा है कि लोग बड़ा बड़ा लंप लेके हमारे पास आते हैं, बड़ा बड़ा मतलब जो एक सेल्फ विजिबल चीज है उसमें को भी लोग बढ़ने देते हैं, इग्नोरेंट हो जाते हैं। उसके अलावा जो है, जो ब्रेस्ट के जो निपल्स होते हैं, वो उनका आर्किटेक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो रिट्रैक्ट हो जाते हैं, अंदर की तरफ घुस जाते हैं। वो भी अपने अच्छा। आप में एक जो है ब्रेस्ट कैंसर का साइन है। दूसरा जो अपने आर्म पिट्स होते हैं, अंडर आर्म्स, उनमें जो है छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, वो अपने हाथ से अपने को पाल्पेट होने लग जाती है, वो अपने आप में ब्रेस्ट कैंसर का साइन है। कई बार ब्लडी ब्लडी डिस्चार्ज होने लगता है निपल से, ये भी ब्रेस्ट कैंसर का है। और फिर किसी किसी में ये इतना बढ़ जाता है कि वो एक अल्सर की तरह घाव बन जाता है, बड़ा ब्रेस्ट कैंसर, जो दूर से दिखता है, बाहर से ही दिखता है, और उसके अलावा उसमें पेन हो रहा होता है। या फिर कभी कभार जो है बोन पेन वगैरह लेकर भी हमारे पास लोग प्रेजेंट होते हैं। जी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आर यू मोर प्रोन फॉर ब्रेस्ट कैंसर इफ इट रन्स इन फैमिली? जैसे कि आपने जेनेटिक की भी बात करी थी। यस, कि ना देखिए, ये एक नॉन मॉडिफाइबल डिजीज है, और समटाइम्स यू कैन से कि इट्स प्रिवेंटेबल आल्सो, कि है ना, एनी हाउ, कि जैसे कि अगर फैमिली में किसी को फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री रिलेटिव तक हार्डली अगर ब्रेस्ट कैंसर किसी को हुआ है पहले, या जी। ओवेरियन कैंसर हुआ है, या फिर जो है कि पैनक्रियाज का कैंसर हुआ है, प्रोस्टेट का कैंसर हुआ है, तो ये कैंसर जो है फैमिली में रन करते हैं। तो उनके लिए क्या है, जेनेटिक टेस्ट होते हैं, वो उस समय हम पेशेंट के ऊपर ही वो कर लेते हैं यूजुअली। और अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम उनको या तो जेनेटिक काउंसलर से भेजते हैं, और प्रिलिमिनरी हम एनी जो एक मल्टी, बहुत ही प्रिलिमिनरी जो है जेनेटिक काउंसलिंग करके हम जेनेटिक काउंसलर के पास भेजते हैं कि सब आपकी फैमिली में ये कैंसर रन हो सकता है, उनके भी आप जेनेटिक टेस्ट करवा लीजिए। और अगर उनमें से किसी का जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो उनको फिर जो है हम क्या बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं कि जब फैमिली कंप्लीट हो जाए, तो ऊफरेक्टोमी यानी अपने अंडाशय के अंडों की थैली को निकलवा सकते हैं वो, और या फिर जी। जो है कि दोनों ब्रेस्ट निकलवा सकते हैं वो, और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी ले सकते हैं। तो इस तरीके से इन जो फैमिली रनिंग जो कैंसर्स हैं, इनको डेवलप होने से रोका जा सकता है। जी। डॉक्टर ताराचंद, एट द सेम टाइम हमें ये भी बताएं कि किसी पेशेंट को अर्ली कैसे डिटेक्ट करे वो ब्रेस्ट कैंसर, और अगर अगर किसी एज पर आप स्क्रीनिंग की एडवाइस दें तो वो कौन सी एज होगी? ये सर, आपके सवाल में ही वो जवाब छुपा हुआ है, जैसे आपने बोला स्क्रीनिंग। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिससे जो है ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। यूजुअल जो रिकमेंडेशन है वो नॉर्मल फीमेल के लिए, वो है कि एज 40 से जो है 40 ईयर का एज अटेन करते ही उनको जो है क्लिनिशियन से, यानी डॉक्टर से क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, और साथ में एनुअल मेमोग्राफी आफ्टर द एज ऑफ 55। इट कैन बी डन इन एवरी 2 ईयर्स, नॉट एनुअली। और एज 40 से पहले, एज 30 to 40, हम सजेस्ट करते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए लेडी को। तो उसको चाहे वो नहाते टाइम या कैसे भी वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। इवन जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैंने जैसे कल केस डिटेक्ट किया, दिस इज नॉट द फर्स्ट केस। ऐसे केस होते हैं कि यार वो समटाइम वो बोलते हैं कि यार नहीं, मैं देख रहा था एकदम से लंप हाथ में लगा है, और वो हमारे पास आ जाते हैं एग्जामिनेशन के लिए। कई पेशेंट हमारे आए, उन्होंने उनका इमीडिएटली स्क्रीनिंग भी किया, और वो मालूम चला पेशेंट नेगेटिव है। स्क्रीनिंग के बारे में मैं बस ये कह देना चाहता हूँ कि कई बार स्क्रीनिंग टेस्ट करने का मतलब हमारा ये नहीं कि हम आपके अंदर कैंसर ढूंढ रहे हैं, हम आपके हम्म, अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि बस आपको कैंसर तो नहीं है, अगर है तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके हम उसको पूरी तरह क्योर कर सकें, ये हमारा मोटिव होता है। इस मैं अगेन आपके चैनल के थ्रू, आपके एफएम रेडियो सिटी के थ्रू मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, स्क्रीनिंग टेस्ट से कैंसर नहीं होता है, सिर्फ जल्दी डिटेक्ट होता है और क्योर किया जा सकता है, जिससे नॉर्मल लाइफ पॉसिबल है।
आपने सेल्फ एग्जामिनेशन की भी बात करी है, वो किस तरह होता है ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या सेल्फ होता है? एग्जामिनेशन के लिए अभी मैं थ्योरेटिकली अगर वर्बली बोलूँ तो मैं आपको समझा दूं, बाकी लोग चाहें तो यूट्यूब वीडियो या मेरे से लिंक करके या मेरे से लिंक पे भी मांग सकते हैं, मैं उनको वीडियो भेज सकता हूँ लेडीज को। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यूजुअली जो हम एडवाइस करते हैं नहाने के बाद या नहाने से पहले, जो भी उस समय एक शीशे के सामने लेडी खड़ी हो जाए और वो अपने जी ब्रेस्ट को देखे कि कहीं उनमें कोई एबनॉर्मलिटी तो डिटेक्ट नहीं हुआ है, उनमें एबनॉर्मलिटी तो डिटेक्ट नहीं हुआ है, या फिर जैसे कि निपल में कुछ चेंजेस या उनको कोई किसी एक तरफ स्वेलिंग ज्यादा लग रही हो, इस तरह से वो एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। दूसरा जो हाथ से एग्जामिनेशन है उसका करने का तरीका है कि लेफ्ट ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन राइट साइड से और राइट ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन लेफ्ट साइड से किया जाता है। तो उसके लिए पाम से करते हैं और उसमें ब्रेस्ट को हम और एवरी ब्रेस्ट को हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करके और पाम से जो अपनी हथेली है उससे जो है इजीली जो है हम राउंड एंड राउंड सर्किल वे में जो है हम ब्रेस्ट एवरी क्वाड्रेंट का एग्जामिनेशन करते हैं। और वहां पे कोई भी एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट हो तो तुरंत डॉक्टर से मिल सकते हैं। सेम टाइम पे हम आर्म पिट्स को जो है सेमी फ्लेक्स पोजीशन में यूं लेकर के और अपने आर्म्स को लेफ्ट को राइट साइड से, राइट को लेफ्ट साइड से एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और हम सजेस्ट करते हैं कि सेम टाइम पे लेडी को अपने निपल भी प्रेस करके देख लेने चाहिए, स्क्वीज करके, कि कहीं उनसे कोई ब्लडी डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं आ रहा जी। है। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले स्टेजेस की बात बताई कि कोई अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाता है, कुछ बहुत स्टेज के बाद आती हैं। मैं जानना चाहूंगा ब्रेस्ट कैंसर की कितनी स्टेजेस होती है और सबसे कॉमन जो आपके पास केसेस आते हैं वो किस स्टेज के रहते हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जो है यूजुअली स्टेज 4 तक का होता है। स्टेज 4 को हाईएस्ट स्टेज माना जाता है। लेकिन आपको सरप्राइजिंगली बताऊं कि स्टेज 0 नाम की भी कोई चीज होती है। जो स्टेज 0 जो यूजुअली लोगों को स्क्रीनिंग पे डिटेक्ट हो जाती है, 0, 1, ये जो है स्टेजिंग जो है वही डिटेक्ट हो जाती है। 2 सेंटीमीटर से कम का अगर ट्यूमर है तो उसको हम स्टेज 1 में रखते हैं। अगर आसपास कहीं आर्मपिट्स वगैरह में लिम्फ नोड वगैरह नहीं है, वो सब नहीं है, तो हम उसको स्टेज 1 में रखते हैं। सेम अगर स्टेज 2, अगर ये 4 सेंटीमीटर तक जाता है 2 से, तो उसको स्टेज 2 में रखते हैं। सेम टाइम एक आध कोई लिम्फ नोड जो है आर्मपिट्स में या अंडर आर्म्स में एग्जामिनेशन में आ जाता है। स्टेज 3 के अंदर जो है पेशेंट जो है यूजुअली वहीं उसी एरिया में ब्रेस्ट में भी रहेगा, कुछ अंडर आर्म्स में भी डिजीज रहेगा, लिम्फ नोड वगैरह। और स्टेज 4 में ब्रेस्ट से अदर ऑर्गन्स में चला जाएगा, जैसे कि लंग्स में चला गया, लिवर में चला गया, बोन में चला गया, ब्रेन में चला गया। तो इस तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, यानी कि आउट ऑफ द टेरिटरी वो चला जाता है स्टेज 4 जी। में। अर्ली डिटेक्शन की आप बात कर रहे हैं, स्क्रीनिंग करवाएं और सेल्फ आप एग्जामिन भी करें ताकि आपको पता चल सके कि कोई ब्रेस्ट कैंसर की सिचुएशन तो नहीं है। लेकिन ये जो अर्ली डिटेक्शन है डॉक्टर ताराचंद, आप इस बारे में बताएं कि अर्ली डिटेक्शन आपके हिसाब से क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्या वजह लगती है आपको? क्या इसका सर, फायदा मिलता अर्ली है? डिटेक्शन के लिए सर देखिए, मतलब कि ना, यू विल बी सरप्राइज ना कि स्टेज 1 में, मतलब यूजुअली जो ऑन्कोलॉजी है वो 5 ईयर सर्वाइवल्स में बात करती है हमेशा। स्टेज 1 में रिजल्ट है, इट इज लाइक मोर देन कोरोना और मोर देन डेंगू। 98% फीमेल सर्वाइव इन स्टेज 1। स्टेज 2 की बात करें तो 80 to 90% पीपल सर्वाइव 5 ईयर। एंड स्टेज 3 इट इज गोइंग अराउंड 50 to 80%। एंड स्टेज 4, यस, स्टिल जो डेटा है वो ओल्ड है, लेकिन अब जैसे जैसे अपकमिंग जो डेटा है, इतनी बढ़िया दवाइयां आ गई हैं उसके अंदर की स्टेज 4 में भी लोग मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 साल, नहीं तो 5 5 6 साल 6 साल वो लोग निकाल रहे हैं इजीली। तो लॉन्गर लाइफ के लिए अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, अर्ली डिटेक्शन करेंगे तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होगा और अर्ली क्योर कर पाएंगे हम। जी जी जी। ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस करने के क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, क्या क्या टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होने के लिए हम सबसे पहले जो है, जैसे हमको लंप एग्जामिनेशन में लिखता है, कोई मास हमको दिखता है, गांठ वगैरह, तो हम बोलते हैं कि पहले मेमोग्राफी करवा के उसको डिलिनिएट कर लेते हैं, उसका कैरेक्टर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या कितना कैंसरस हो सकता है या नहीं। उसके बाद हम वहां से उनको अगर लगता है कि यंग फीमेल है, डेंस ब्रेस्ट है, नहीं कर पा रहे, तो अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट वी मे सजेस्ट। जी अदरवाइज व्हाट वी डू कि है ना, जो ब्रेस्ट है वहां से हम फिर बायोप्सी लेते हैं उसको कंफर्म करने के लिए। जी बायोप्सी पे हम डिफरेंट टेस्ट लगाते हैं, जिसको इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं। उस पर हम डिफरेंट टेस्ट साथ में लगाते हैं कि ये हार्मोन पॉजिटिव है, HER2 पॉजिटिव है, कोई टारगेटेड थेरेपी के लिए पॉजिटिव है या नहीं। सो ये डायग्नोसिस के लिए हो गए। फिर उसके बाद अपने स्टेजिंग के लिए आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि स्टेज 2 ऑनवर्ड्स है तो हम जो है
सिटी स्कैन चेस्ट का और पेट का हमने सिटी स्कैन करवा लिया, या फिर हमने पेट स्कैन करवा लिया, अगर उनको लगता है कि डिजीज में भी वाइड स्प्रेड और डिजीज में भी मोर डेंजरस, तो उस केस में जो है हम पेट स्कैन भी एडवाइज करते हैं। तो ये स्टेजिंग, और उसके अलावा जो है हमारे को ब्लड टेस्ट लगते हैं पेशेंट की फिटनेस देखने के लिए, पेशेंट की अदर ट्रीटमेंट्स की फिटनेस के लिए, साथ में ईसीजी 2D को जो हमारे ट्रीटमेंट की फिटनेस और हार्ट वगैरह की फिटनेस के लिए हमारे को लगता है। सो ये बेसिकली नॉर्मल नॉमिनल टेस्ट हैं जो एवरी पेशेंट मस्ट वी डू, क्योंकि अगर इससे कम टेस्ट करते हैं अगर मान लो, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा कॉम्प्रोमाइज होगा, या हम अर्ली स्टेज में ज्यादा टेस्ट करते हैं तो भी ट्रीटमेंट जो है ओवर ट्रीट होगा पेशेंट। तो हमारे को लगता है कि पेशेंट को एटलीस्ट इन टेस्ट के बारे में बात करनी चाहिए, और वो टेस्ट उसको जरूर करवाने चाहिए, क्योंकि टेस्ट होंगे तो ही हम डायग्नोसिस और स्टेज पे पहुंच पाएंगे और हम ट्रीटमेंट तक पहुंच पाएंगे आगे। ये जो आपने टेस्ट बताए हैं, इनके हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर को कितने भागों में आप डिवाइड करते हैं, मतलब कितने टाइप के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं इन देखिए टेस्ट के ब्रेस्ट हिसाब से? इस टेस्ट के हिसाब से देखो तो मोटा मोटा हम तीन तरीके में लेते हैं इनको, कि एक तो हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव, एक होता है हर2 टारगेटेड पॉजिटिव, हर2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, और तीसरा होता है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। इन तीन को जी, अलग अलग डिवाइड में, हार्मोन का, हर2 का एंड ट्रिपल नेगेटिव, जिसमें तीनों ही नेगेटिव है। जी। ब्रेस्ट कैंसर के जो ट्रीटमेंट्स और उन पर थोड़ा बताइए कि कितना सक्सेसफुली ट्रीटमेंट अवेलेबल है? देखिए ब्रेस्ट कैंसर के अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर जो है तीन मॉडलिटी से ट्रीट होता है: सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड commonly known as chemotherapy. But I will not like to say, I will treat by the medicine, I will say the medicine, क्योंकि नाउ डेज मतलब साइंस है सो इवॉल्विंग की है ना, मैं इसको मेडिसिन वर्ड यूज करना चाहूंगा ना कि कीमोथेरेपी वर्ड। ठीक है ना। जी, सो इन तीन मॉडलिटीज से ट्रीट होता है। अगर पेशेंट स्टेज 1 2 3 में है तो पेशेंट को हो सकता है रेडियोथेरेपी की जरूरत हो ना हो, सर्जरी तो होगी ही होगी, कीमोथेरेपी मे और मे नॉट नीडेड। लेकिन और अगर स्टेज 1 के बाद, स्टेज 1 के कुछ पेशेंट्स में कीमोथेरेपी का जरूरत नहीं पड़ता है, बट स्टेज 1 के बाद जो है 1 और 2 और 3 में जो है उसमें कीमोथेरेपी का जरूरत रहता है। स्टेज 3 में हमेशा रेडियोथेरेपी का साथ में जरूरत पड़ता है। जो इस तरह से इन तीनों को मिले, तीनों मॉडलिटीज को मिला के हम क्योर रेट जो हमने बताया वो अचीव कर पाते हैं यूजुअली। जी। डॉक्टर साहब, अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करने पर आप ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट की ओर जब जाते हैं, तो उस वक्त क्या क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हैं? ट्रीटमेंट क्या रहता है अर्ली स्टेज पे? मान लीजिए डिटेक्ट हो गया पेशेंट का। अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो गया तो आजकल हम ये देखते हैं कि पहले पेशेंट हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, ट्रिपल नेगेटिव है, या हर2 पॉजिटिव है, हमने स्टेज कर लिया। और अगर वो यूजुअली हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है और स्मॉल डिजीज है तो हम बोलते हैं पहले सर्जरी करवा ले। और अदरवाइज हर2 पॉजिटिव और ट्रिपल नेगेटिव है तो उस केस में हम पहले बोलते हैं कीमोथेरेपी पहले लगेगा। उसके बाद जिससे कि पेशेंट का जो है हम ऐसे पेशेंट जो है थोड़े से रिस्की ज्यादा होते हैं, जो हर2 पॉजिटिव और ट्रिपल नेगेटिव होते हैं, तो उनमें कई बार जो नहीं डिटेक्ट होती है वो डिजीज यानी माइक्रो मेटास्टेटिक डिजीज होती है थोड़ी बहुत, जो कीमोथेरेपी से वो क्लियर हो जाती है उस समय जो है। फिर उसके बाद जो है उसको सर्जरी के लिए भेजते हैं। सर्जरी भी थोड़ा सा ईजी होती है, मतलब बहुत ही अच्छे से मार्जिन लेकर बहुत ही क्लियर सर्जरी की जा सकती है। देन उसके बाद अगर रेजिडुअल डिजीज बच जाता है, बाई चांस कीमोथेरेपी से उसका पूरी तरह डिजोल्व नहीं हुआ है, तो सम एजेंट्स भी ऐड, और नहीं तो हम सीधा रेडियोथेरेपी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह का ये फॉलोअप रहता है। हार्मोन रिसेप्टर में सीधा सर्जरी के लिए भी जा सकते हैं। यस, अगर स्टेज बड़ा है, ब्रेस्ट कंजर्वेशन करना है हमारे को, तो हम पहले कीमोथेरेपी देंगे, फिर सर्जरी करेंगे, फिर अगेन कीमोथेरेपी एंड देन रेडियोथेरेपी एंड यही मेरा हार्मोन नेक्स्ट थेरेपी। सवाल था, यही मेरा नेक्स्ट सवाल था कि एडवांस स्टेज में मान लीजिए डिटेक्ट हो रहा है, तो क्या प्रोसेस बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, ट्रीटमेंट का जी प्रोसेस? बिल्कुल, अगर एडवांस स्टेज में, अगर ये स्टेज 4 में नहीं है यानी कि स्टेज 3 का एडवांस स्टेज है, तो उस केस में पहले कीमोथेरेपी लगेगा ही लगेगा। अगर हर2 पॉजिटिव है तो साथ में हम टारगेटेड एजेंट ऐड करते हैं स्टार्टिंग से ही, जिससे कि हम बेटर सर्वाइवल, बेटर रेस्पॉन्स अटेंड कर सके, अचीव कर सके। तो उसके बाद जो है उसका जो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का जो कीमोथेरेपी और टारगेट थेरेपी खत्म हो जाता है, उसके बाद हम सर्जरी के लिए भेजते हैं उसको आगे। और सर्जरी में अगर डिजीज रेजिडुअल है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर रिकरेंट में है, तो उसमें ट्रीटमेंट सेम रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा? देखिए रिकरेंट है या स्टेज 4 है या मेटास्टेटिक है, रिकरेंट हम बोलते हैं बार बार आने को, या दोबारा आ गया ऑपरेशन के बाद हो गया, तो उस केस में भी ट्रीटमेंट जो है सर्जरी, यस, यूजुअली आउट ऑफ द क्वेश्चन हो जाती है।
अनटिल अनलेस कि वो बहुत ज्यादा लंप जो है परेशान नहीं कर रहा है, तो उसमें भी हम सर्जरी बहुत बड़ी नहीं करते हैं, बस उतना ही करते हैं कि पेशेंट को तकलीफ ना हो, उतनी सर्जरी, क्योंकि उसको पूरी तरह निकालना मुश्किल है, क्योंकि स्टेज 4 हो चुका है, अदर देन ब्रेस्ट वो जा चुका है। तो उस केस में जो है सर्जरी का बहुत बड़ा कोई रोल बचता नहीं है। रेडियोथेरेपी का भी कोई मेजर रोल उस जगह पे बचता नहीं है, क्योंकि रेडियोथेरेपी का रोल केवल वहां पे रह जाता है कि जैसे बोन पेन आ गया, बोन्स में डिजीज है और बोन पेन कर रहा है तो हमने उस जगह दे दिया, ब्रेन में चला गया तो ब्रेन में हमने रेडियोथेरेपी दे दिया। तो या कहीं से ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमने उस जगह ब्लीडिंग रोकने के लिए रेडियोथेरेपी दे दिया। तो ये दो चार चीजें हैं जिनसे जो है कंट्रोल होता है, जो क्या बोलते हैं जो क्या कहते हैं रेडियोथेरेपी और सर्जरी जो है, इनसे इस तरह का कंट्रोल होता है। सो मेन ट्रीटमेंट मैंने स्टार्टिंग में, आपको याद हो तो मैंने लाइन यूज की थी कि आई एम नॉट यूजिंग कीमोथेरेपी वर्ड, आई एम यूजिंग मेडिसिन वर्ड। मेडिसिन। तो यहाँ मेडिसिन का मेन रोल होता है। हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव के लिए तो मैं आपको बता दूं कि सर, इनिशियल ट्रीटमेंट ही हम सिर्फ टैबलेट्स, पिल्स, हार्मोनल टैबलेट्स से स्टार्ट करते हैं। साथ में कुछ टारगेटेड जैसे CDK4/6 इनहिबिटर्स होते हैं, लाइक राइवोसाइक्लिब, पेल्वोसाइक्लिब, एवोमासाइक्लिब, इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं, एल्पेलिसिलिब वगैरह, इनसे हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सेकंड लाइन में फिर हमारे पास एल्पेलिसिलिब जैसी ड्रग है हार्मोन रिसेप्टर पे, यानी 1.5-2 साल बाद प्रोग्रेस करेगा तो फिर से ड्रग है हमारे पास कि हम टैबलेट से हमारा काम चला सकें, और इन टैबलेट्स के जो है थोड़े से साइड इफेक्ट कम होते हैं। और उसके अलावा जो है फिर हम उसके बाद कभी आगे प्रोग्रेस करता है तो कीमोथेरेपी। लेकिन आज सोचिए, आज मैं आपसे 2-3 साल बाद की बात कर रहा हूँ कि 2-3 साल बाद प्रोग्रेस करेगा तो हम कीमोथेरेपी, हो सकता है इन 2-3 साल में जिस तरह से हम ऑन्कोलॉजिस्ट आगे बढ़ रहे हैं ना, 2-3 साल में तो हम 2-3 दवाइयां और ऐड कर देंगे बीच में कि भाई तुम्हारा काम बिल्कुल अभी टैबलेट से ही चल रहा है। यकीन मानिए कि अगर मैं डेली कैंसर को ना पढ़ूं तो मेरे को पता चले कि 3 महीने में तो मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड हो चुका हूँ, इतनी तेजी मुझे से ऑन्कोलॉजी जो है आगे जा रही है। ऐसे ही बिल्कुल जो है हर टू जो थेरेपी होती है, टारगेटेड थेरेपी, उसके अंदर जो है हर टू में उसको टारगेट के एजेंट आ गए हैं। जब ये जर्नी मैंने 2012 और 11 में जब शुरू की थी, तो उस समय ले दे के एक ड्रग हुआ करती थी, और आज मोर देन 10 ड्रग्स आर देयर टू टारगेट द हर टू इन स्टेज 4 एटलीस्ट। जहां हम पहले की हर टू पॉजिटिव वर्ड यूज किया करते थे, अब उसको हर टू लो और हर टू प्लस करना कर दिया हमने, जिसमें कि हमको पता है कि लो वॉल्यूम हर टू पॉजिटिव पे भी ड्रग काम हमारे पास है काम करने के लिए। सो 10 ड्रग्स, यानी कि आप सोचिए कि 8-9 साल में हम कहाँ पहुंच गए कि 10 ड्रग्स वी आर हैविंग इस टारगेट, और जब तक हम इनको खत्म करेंगे ना, तब तक हमारे पास और भी लाइन आ जाएगी। सेम चीज जी। ट्रिपल नेगेटिव के साथ है। ट्रिपल नेगेटिव की जर्नी थोड़ी सी स्लो रही है, लेकिन मुझे लगता है अब स्पीड पकड़ेगी। इसमें 2 ड्रग नई नई आ गई, लाइक साक्सीट्रेजमाब, गोवेटेकन अभी रिलीज हुई, एक इम्यूनोथेरेपी अभी भी ऐड हुई इसके अंदर। सो मतलब दीज आर द हार्मलेस ट्रीटमेंट, यानी कि हार्मलेस मीन्स लेसर साइड इफेक्ट्स एंड विद अ बेटर सर्वाइवल एंड very good result, durable response. So if patient is affording, then we can start this treatment. जो आपने बाउट ऑफ स्लीपलेस होने की बात कही, उससे मुझे वो वक्त भी याद आता है जब एक टाइम पे कहा जाता था कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, और आज ये कहा जाता है कि कैंसर का इलाज संभव है, और आप जैसे डॉक्टर्स, आपकी टीम ये काम सक्सेसफुली कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आपने आनंद पिक्चर देखी है आरजे साहब? आनंद पिक्चर हाँ देखी आपने? बिल्कुल बिल्कुल देखिए, राजेश खन्ना फेवरेट। को देखिए आपने? कैंसर हुआ था, उसको बोला डॉक्टर ने 1 महीने में चला जाएगा। एक आज महीने में डॉक्टर समझ। की बोलने की हिम्मत नहीं होती इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तरक्की, आज साइंस की ऑन्कोलॉजिस्ट से तरक्की। मिलके दिया, आज ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलके देखिए, वो अगर किसी ने बनमंत बोल के भेजा तो बोलेगा बनमंत तो मैं बिना कीमो के भी निकाल दूंगा, बिना ट्रीटमेंट के भी निकाल दूंगा। हम्म। अच्छा डॉक्टर ताराचंद गुप्ता, एक जो लास्ट मैसेज, जितनी भी फीमेल्स ये वीडियो देख रही हैं, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको कोई मैसेज, स्पेशल मैसेज आपकी ओर से, शॉर्ट। मैं उन फीमेल्स को कहना चाहता हूँ कि पहली चीज स्क्रीनिंग ऑप्ट करें, कि एज 40 से जो है स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं, डरे नहीं। स्क्रीनिंग से कैंसर नहीं होता, बल्कि आपको क्योर करने का, एक लाइलाज बीमारी को इलाज में बदल रहा है, एक चीज। जी। दूसरी चीज मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप जब भी सर्जन से बात करें, आप हमेशा बात करें क्या ब्रेस्ट को बचाया जा सकता है, क्योंकि जी। अब ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट रिमूवल, आप सर्वाइवल तो छोड़िए, मैं बोल रहा हूँ ब्रेस्ट रिमूव करने की जरूरत नहीं है, ब्रेस्ट को सेव हम्म। किया जा सकता है आज की तारीख में। सो दे शुड डिस्कस द ऑप्शन, क्योंकि ब्रेस्ट एंड इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द फीमेल पार्ट के ना, जो बाहर से जो है कि यू कैन से कि है ना, कॉस्मेटिक इफेक्ट भी है और एंड इमोशनल एंड फिजिकल भी है, क्योंकि आज सोचिए आज की तारीख में ये कैंसर 40 to 50 की फीमेल्स में डिटेक्ट हो रहा है, और मैं बोलूँ कि उसको 70-80 ईयर्स तक मैं लेके जाऊंगा लाइफ को, तो उसको 20 ईयर्स तक शीशे के सामने बिना ब्रेस्ट के खड़ा होना है। सो हाउ विल हम्म। शी फील? तो मेरा उनको कहना है कि यस, यू शुड डिस्कस ऑलवेज द ऑप्शन कि क्या ब्रेस्ट कंजर हो सकता है, क्योंकि इट इज पॉसिबल। एंड आप घबराए नहीं, आपको गांठ वगैरह डिटेक्ट हुई है, आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए,
यकीन मानिए कि आपको कम से कम स्ट्रेस से फ्री मिल जाएगा। इसको छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि इतने बड़े बड़े लंप आना सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि उस लेडी ने घर में ये चीज किसी को बताई नहीं कि मेरे को गांठ है। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी गांठ उसको पता ही ना चले, क्योंकि फीमेल की बॉडी का पार्ट है, एक डॉक्टर से ज्यादा फीमेल अपनी बॉडी को ज्यादा समझती है। उसको पता होगा कि मेरी बॉडी में क्या एबनॉर्मल आया है। तो ये कोई शर्माने की चीज नहीं है। कैंसर अभी अपने आप में, मैं बता रहा हूँ कि आप अगले 5 सालों 10 सालों में देखोगे कि लाइक डायबिटीज और बीपी की तरह से सिर्फ गोलियां टैबलेट चल रहे हैं, आराम से कैंसर चले जा रहा है, इसका कुछ भी फर्क नहीं हो रहा है जिस तेजी से। मैंने तो इन मतलब मेरे से जो सीनियर लोग हैं उन्होंने तो इस जर्नी को थोड़ा स्लो वगैरह देखो, लेकिन मैंने 9-10 साल में इसको इतना फास्ट देखा है। और लास्ट 2015 से जो जर्नी चेंज हुई है, बड़ी शानदार तरीके से कैंसर की जो जर्नी चेंज हुई है, बहुत ही खतरनाक है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए, और कैंसर अवेयरनेस से जो रिलेटेड Q&A सेशन था उसमें हमसे जुड़ने के लिए, अपने वैल्यूबल इनपुट्स देने के लिए। आप है डॉक्टर ताराचंद गुप्ता जी, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।